सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, समंदर पार व्हाइट हाउस में तब्दीली ने दुनिया भर में कहीं उम्मीदवारों के फूल खिलाए हैं और कहीं खदशात के कांटे बिखेर दिए हैं। पाकिस्तान भी उन ममालिक में से है जो अमरीका में आने वाली तब्दीलियों से लाताल्लुक नहीं रह पाता है। जुबान ज़द-ए-आम अमरीकी इलेक्शन पाकिस्तान भर में है। पाकिस्तान के मीडिया की ज़ीनत भी बने हैं। मुल्की सियासत में ट्रंप की जीत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने कप्तान की रिहाई की उम्मीद हो चली है, लेकिन इस मामले में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो धड़ों में मुनक़सिम नजर आ रही है। बैरून मुल्क मुकीम पीटीआई रहनुमाओं का मौक़िफ़ कुछ और है। जुल्फ़ी बुखारी ये कह रहे हैं कि ट्रंप उनके कप्तान के लिए नरम गोशा रखते हैं, उनकी टीम से वो बात करेंगे कप्तान की रिहाई के हवाले से। ऐसा ही मौक़िफ़ यहाँ पाकिस्तान में लतीफ़ कोसा साहब का भी है। लेकिन मामलात कुछ और भी हैं। लतीफ़ कोसा साहब ट्रंप की जीत से पहले ही नवंबर को हुकूमत के लिए सितमगर करार देने लगे थे, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई के वो रहनुमा भी हैं जो दबे लफ्ज़ों में कप्तान की रिहाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के हक़ में नहीं है। असद कैसर जैसे रहनुमा भी उनमें शामिल है। असद कैसर साहब का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी से हमारा क्या लेना देना है, हम अपनी जिद्दोजहद पर, अपनी तहरीक पर यकीन रखते हैं। हम जो मुल्की मामलात हैं हमारे, उसमें किसी को मदाखलत की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। इसके साथ ही जो अडियाला जेल में कप्तान का भी बदला सा रवैया है, मोहतात रवैया है, तनकीद से गुरेज कर रहे हैं। बुशरा बीबी बहनों की ज़मानतें, फिर पीटीआई कारकुनों की रिहाई, फिर बुशरा बीबी का पेशावर पहुँच जाना, पहले तहरीक का ऐलान, फिर जलसे पर इक्तफ़ा। ये सब कुछ बता रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और इस पर्दे के पीछे है क्या। बकौल ख्वाजा आसिफ साहब भी कि किसी डील की तो तैयारी नहीं हो रही है। ऐसा लगता है, उन्हें नहीं लगता है गुज़िश्ता दिनों होने वाली जो कानून साजी पर बानी पीटीआई और पीटीआई का मौक़िफ़ भी जो खुलकर सामने आया। ख्वाजा आसिफ साहब तो उनको वाज़े कह चुके थे सब कुछ अचानक से नहीं हो रहा है, बहुत कुछ है इसके पीछे। इस सारी सूरत हाल पर बात करें। और ख्वाजा आज जो अमरीकी सदर की कॉल के हवाले से अपना मौक़िफ़ अपनाया था, उन्होंने कहा था कि एक कॉल आई थी, यह नवाज शरीफ साहब को भी बड़ी ऑफर्स के साथ आई थी, $5 अरब की ऑफ़र के साथ। उन्होंने वो भी रिजेक्ट कर दी थी, तो ये कॉल किया है और उन्होंने कहा कि उनके भाई जो है वो अपने भाई के नक्शे कदम पर चलेंगे। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली साहब, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद अली सरफराज साहब। आप दोनों रहनुमाओं का बहुत शुक्रिया। सरफराज साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ट्रंप की जीत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी खुश क्यों है सर? ये वही अमेरिका है जिसके लिए आप बिल्कुल वाज़े लफ्ज़ों में आपके लीडर कहते रहे कि हमारी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है, अमेरिका के ख़िलाफ़ बड़े बड़े नारे भी लगाए गए, बड़े बड़े दावे भी किए गए। अब आप लोग ताने बर्दाश्त कर लेंगे जो उनकी फेवर के लिए जो ट्रॉलिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेजेस कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो मुखालिफिन तो यकीनी तौर पर कहेंगे कि एक बार फिर से यूटर्न आ गया। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि अमेरिकन इलेक्शन को आई वुड क्लैरिफाई कि अमेरिका की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी है। वो हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं है कि रोज कभी कोई चेंज आ गया तो कभी कोई चेंज आ गया। उनकी अपनी एक लाइंस हैं जिस पे वो लोग चलते हैं। ये जो हुकूमत इस वक्त बैठी है, असल में परेशानी इनको हुई, इन्होंने बहुत ज्यादा प्रो डेमोक्रेटिक बातें की थी, बड़ी इन्होंने ट्वीट्स की थी जो अब ये ढूंढ के डिलीट करते फिर, बिकॉज दे वर थिंकिंग कि ट्रंप का अमेरिकन इलेक्शन जीतना इनको पॉसिबल नहीं लगता था, क्योंकि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ट्रंप को अपोज कर रही थी, बट ही हैड द पॉपुलर वोट। और जब वो इलेक्शन जीता तो ये शौक में चले गए, एकदम भाग के अब ये जाके उनसे मनाने की कोशिश करें कि ट्रंप सरकार इनसे कहीं नाराज ना हो गई हो। और हम लोग या पीटीआई के जनरली जब आप देखते हैं ना, जनरल पब्लिक डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, क्योंकि इनके बड़े क्लोज टाइज थे, इन्होंने बहुत ज्यादा उनके आगे पीछे फिर के उनके साथ बड़ी सेटिंग की हुई थी, तो वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर भी उन्होंने कोई खातिर खा कोई बात नहीं की, क्योंकि अमेरिका हमेशा अगर किसी जगह पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो तो वो अपना एक मौकफ रखते हैं, जो कि पाकिस्तान के केस में वो बिल्कुल ही खामोश थे। सो पीपल आर जनरली एक्सपेक्टिंग, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानीज ने अमेरिका के अंदर काफी ज्यादा सपोर्ट किया है, और ओवरसीज पाकिस्तानी जनरली पीटीआई सपोर्टर्स ही हैं। दूसरी जमातों को तो अब बाहर कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी सपोर्ट करता ही नहीं है, तो वो मोस्टली बेसिकली पीटीआई सपोर्टर्स ही हैं। तो उन्होंने वहां पे उनकी इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी कैमला हैरिस से भी और ट्रंप से भी, दोनों से बारी बारी ये उनकी कैंपेन के दौरान लाइक
अमेरिकन जो फिजिशियंस के अपना वाले जो हैं, उन्होंने भी अपनी मीटिंग्स में जो हमें खबरें सुनने को मिलती रही मीडिया से ही, वो पूछते रहे कि जी अगर आप जीत जाते हैं तो पाकिस्तान में जी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, और जिस तरह एक जमात को ज़ेर अताब किया है और पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जेल में रखा गया है और उनकी लिविंग कंडीशंस भी अच्छी नहीं है, तो उस पर फिर आप क्या करेंगे। तो उसमें मेरा ख्याल ट्रम्प ने वहां पे एक दो जगह बयान भी दिए कि आई विल डू व्हाटएवर इज राइट फ्रॉम द अमेरिकन पर्सपेक्टिव। सारी बात है, उनका अपना मुल्क उनके लिए प्राइम इशू है, वो अपने मुल्क की पॉलिसी को सामने रखते हुए बात करेंगे, लेकिन वो क्योंकि वोकल आदमी, ये लोग डरते हैं वो शायद इस पे इन चीजों को उठाए। सो बात सिर्फ इतनी सी है, पाकिस्तानियों का हमें सर, आप लोग अगर वहां से उम्मीदें लगाए बैठे हैं तो आप लोगों की अपनी जिद्दोजहद का क्या है? और नहीं, कुछ मामला मैंने जी जी करें आप बात करें। कुछ मामला तो बज़ाहिर नजर भी आना शुरू हो गए, धरनों का ऐलान करते हैं, फिर जलसे पर इत्तेफाक कर लेते हैं, जलसों में भी आपके लीडर्स वहाँ पहुँचते नहीं हैं, फिर लीडर्स कहाँ जाते हैं, इस पर भी सवालात उठ रहे हैं। बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। पीटीआई अपनी जिद्दोजहद भी जो कर रही है, इसका मतलब है कि आप लोग तो अमेरिकन इलेक्शन पर, वो तो नवंबर का बयान सामने आ रहा है, लतीफ़ खोसा साहब ने भी कहा कि नवंबर जो है हुकूमत के लिए सितमगर साबित होगा, तो उम्मीदें तो फिर वहाँ है आप लोगों की सारी। देखें जी, बात ये नहीं है कि हम अमेरिकन इलेक्शन को देख रहे थे, बात ये जो सारी बातें होती रही ना, ये बेसिकली गवर्नमेंट के हालात देखते हुए, ये अभी जो अभी आपकी नहीं जो सर, अगर आप लोग अमेरिकन इलेक्शन को नहीं देख रहे थे तो काफी पहले ही शुरू हो गए थे। लतीफ खोसा साहब का स्टेटमेंट आया कि नवंबर से, और नवंबर पे तो आप लोगों की बड़ी गहरी नजरें थी सर। सर देखें इस बात से मैं डिनाई नहीं करता कि जब अमेरिकन इलेक्शन में ट्रंप की गवर्नमेंट में आने से ये उम्मीद तो है, और हर एक कोई है, और नजर भी आता है कि उनकी पॉलिसी डेमोक्रेट्स के मुकाबले में, जिस तरह डेमोक्रेट्स की ने तो इस गवर्नमेंट को लेकिन आप तो ये कहते थे, आपकी हुकूमत ही अमेरिका ने गिराई। अब ट्रंप तो अमेरिका से ही है ना सर, या तो फिर कहीं बाइडेन रेजिम या डेमोक्रेट। सर मेरी गुजारिश सुने, हम फॉरेन इंटरवेंशन के हर सूरत में खिलाफ है, वो ट्रंप हो या वो डेमोक्रेट्स हो। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि अमेरिका के हम मुझे आगे बढ़ना है, इख्तियार साहब की तरफ भी जाना है, लेकिन एक और आप कह रहे हैं हम फॉरेन इंटरवेंशन के खिलाफ है। अब अगर ट्रंप की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से, अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी आपने कहा कि पाकिस्तानी उनसे इंटैक्ट रहे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं इंसानी जो वहाँ पर खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं हुकूक की, उस हवाले से बिल्कुल आवाज़ उठाऊंगा। अब अगर वहाँ से इस तरह की बात होती है तो उसके खिलाफ नहीं होंगे आप लोग? सिर्फ देखें, ह्यूमन वायलेशंस में, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस दुनिया के किसी हिस्से में भी हो, इट इज नॉट ओनली ट्रंप, इट इज द एंटायर फर्स्ट वर्ल्ड। वो सारी की सारी जहां पे उनको बात करनी चाहिए, अगर वो बात करेंगे तो हम क्यों बुरा मनाएंगे? अगर वो कहेंगे, चलिए ठीक है, आपका पॉइंट साहब है, यही बात इख्तियार वली साहब की तरफ लेकर चलते हैं। इख्तियार साहब जी, आप पीएमएलएन का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आ रहा है कि पीएमएलएन की नींदें उड़ चुकी हैं, ट्वीट्स पर ट्वीट्स डिलीट हो रही हैं, हुकूमत का फिक्रमंद होना तो बनता है। जब बानी पीटीआई ने वहाँ पर मुबारकबाद दे दिया ट्रंप को जीत की खुशी में, क्या कहेंगे आप इसमें? अच्छा, मजे की बात यह है ना कि हमारी ट्वीटों का हमें इतना नहीं पता होता जितने ये हमारी ट्वीटों के पीछे फिरते हैं। ये सारा दिन फारिग रहते हैं, करने का इनके पास कुछ काम है नहीं। अमेरिका के इलेक्शन से सीधी बात यह है, मेरे भाई जो फाजिल दोस्त है अली सरफराज साहब, वो बात कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे जो सवाल कर रहे हैं वो आपको जवाब नहीं दे रहे। आप उनसे सादा अल्फाज में ये सवाल कर रहे हैं, और सवाल ये आप नहीं कर रही है, पूरी कौम कर रही है कि अमरीकी गुलामी कबूल है कि नामंजूर है, एब्सोल्युटली नॉट है या एब्सोल्युटली यस है। बात सवाल आपका ये बनता है। उनकी तरफ से जो है आए बाएं शाएं हैं। सीधी बात यह है कि इन्होंने जो नवंबर का नारा लगाया था वो क्या था? इससे पहले भी इन्होंने कहा था कि जून का बजट पेश करने के बाद हुकूमत खत्म हो जाएगी, फिर कहते थे अगस्त में चली जाएगी, फिर कहते थे सितंबर में चली जाएगी, फिर कहते थे अक्टूबर में चली जाएगी, अब कहते हैं नवंबर में चली जाएगी। 2028 के इलेक्शन तक ये ऐसे ही इनका ये राग जो है ये अलापते रहेंगे। जहां तक ट्रंप के इलेक्शन का सवाल है, तो सबसे पहले तो इनका जिस दिन इमरान खान ने अपनी जेब से वो साइफर यूं करके निकाला था, उसी दिन हमने कह दिया था कि ये झूठा शख्स है, ये ड्रामा कर रहा है, ये ड्रामाबाजी है। और अगर वो ड्रामाबाजी नहीं है तो उस वक्त आपने ये बयानिया, ये नैरेटिव दिया कि एब्सोल्युटली नॉट वाला जवान, वो शेर जवान मैं हूं और मेरी पार्टी है। आज आपकी असलियत जो है, वो जिसको कहते हैं ना फेस ऑफ, जो डबल मास्क आपने पहना हुआ था वो आपके शक्ल से, आपकी फेस से वो हट रहा है, और पता चल रहा है कि आप इक्तदार की खातिर
अपने जाते मफाद की सर वो तो जो भी सोच रहे हैं या जो भी कर रहे हैं इस पर तो उनसे पूछा ना। आप लोग बताइए, जो ट्वीट्स डिलीट होने की बातें हो रही हैं, अगर ऐसा नहीं है तो कानून साजी में कुछ ज्यादा उजरत में हुई पिछले 2-3 दिन में देखा बहुत कुछ तब्दील हुआ सर। ये वही आपको कह रहा हूँ कि अगर आप के जो हमारी ट्वीट है, हमारी ट्वीटों का इतना हमें नहीं पता जितना इनको पता है। जो ये पीछा कर रहे हैं ट्वीटों का, इन्हीं से पूछे कितनी ट्वीट हमने की है ये आपको खुद बता दें, कितने डिलीट किए ये आपको बता देंगे। जिसकी ट्वीट होती है वो उसका मालिक होता है। इन्होंने माजी में कितनी ट्वीट डिलीट की है ये इनको नहीं पता होगा, लेकिन बानी पीटीआई करते रहे ना डोनाल्ड ट्रंप से, ये भी एक हकीकत है। अच्छा, मुझे अगर मेरी बात तो कंप्लीट कर लेने देना, उतने तहम्मुल से आपने उसको सुना, मेरी बात आप नहीं सुन रहे सर। ये शिकायत उनको भी होगी, सरफराज साहब को भी शिकायत होगी, मुझे नहीं सुना। जो उनको नहीं है, बड़ा टाइम दिया आपने। बात मुख्तसर ये है और क्लियर कट है कि जो इन्होंने नारा लगाया था कि अमेरिकी गुलामी नामंजूर, वो तब्दील हो चुका है, बल्कि उससे नकाब हट चुका है कि इनको अमेरिकी गुलामी सब कुछ कबूल है और इनको पाकिस्तान में अब इंटरवेंशन भी कबूल है। ये उनको दावत भी देते। जुल्फी बुखारी का वहां पे सबसे पहले किरामुल कातिबीन से भी पहले पहुंच जाना और ट्रंप साहब को मुबारकबाद देना। मुझे बताइए ये क्या है? कबूल है ना? आप एक बार बोलेंगे कबूल है, जुल्फी बुखारी इमरान खान 3 बार बोला है कबूल है, कबूल है, कबूल है। वो तो मुबारकबादें दे रहे हैं सर। अमेरिकी गुलामी 1, नंबर 2, अब मैं आपको बताता हूं कि इनका जो नैरेटिव था वो भी सामने आ गया कि इमरान खान मैं ट्वीट से आगे निकल के आ जाता हूं। कानून साजी इतनी उजरत में 5 नवंबर से पहले क्यों हो गई? कुछ 2-3 दिन पहले हमने देखा बड़ी जल्दी में बहुत सारे कानून पास हो गए सर। एक्सरसाइज तो इन चीजों पे बड़े अरसे से चल रही है और वो होती है। अमेरिकन इलेक्शन था ना सर। अच्छा अमेरिकन इलेक्शन में मैं फिर अली सरफराज ने बीच में लुकमा दिया तो मैं कहता हूँ सरफराज साहब सुन लीजिए, अमेरिका वालों को अगर शकील अफरीदी जैसा बंदा जिसने उनके लिए मुखबिरी भी की, पाकिस्तान की गद्दारी भी की, उसामा बिन लादेन की रैकी कई साल तक करता रहा, अपनी जान झोंकों में डाली, वो भी जेल में पड़ा हुआ है। अगर उन्होंने उसको वो छुड़ा के नहीं लेकर गए ना तो आपके कैदी नंबर 800 चोर के पीछे भी नहीं आएंगे। 1 नंबर 2 ये भी याद रखे कि हम वो लोग हैं, आपको अगर हमारे ईमान पर शक है तो वी आर द पीपल विद द हिस्ट्री। हम कैरी कर रहे हैं इस हिस्ट्री को। और मैं उस वक्त का गवाह हूं जब नवाज शरीफ वजीर आजम था, एटमी धमाके करने लगे थे, बिल क्लिंटन के फोन आए थे। At that day and that time I was in PM House. मुशाहिद हुसैन सैयद, he was the information minister, और उनके पास कॉल आई कह रहे कि प्रेसिडेंट क्लिंटन बात करना चाहते हैं। तो नवाज शरीफ ने कहा कि उनको कहें कि आई एम बिजी, मैं मीटिंग में बैठ रहा हूँ। अच्छा, और फिर दूसरी कॉल पे भी ये जवाब, फिर तीसरी कॉल पे भी ये जवाब। एक कथा कलामी की माजरत चाहूंगा सर। यही मुशाहिद हुसैन सैयद आज बोल टीवी की ट्रांसमिशन में बिल्कुल वाज़ेह क्लियर करके कह चुके हैं कि कॉल आएगी और वहां से पैगाम भी आएगा। तो मैं वही आपको कह रहा हूं कि मुशाहिद हुसैन सैयद इज द वन जिसने हमें आकर मीटिंग में बताया, एंड मैं अकेला नहीं था। एट दैट टाइम ख्वाजा साद रफीक वाज आल्सो सिटिंग, राजा नादिर परवेज फ्रॉम फैसलाबाद, ही वाज आवर एमएनए, ही वाज आल्सो सिटिंग। और इसके अलावा और हमारे बड़े सारे कोलीग्स थे, मैंने 2-3 के नाम आपको बता दिए, मियां गुलाम हुसैन शाहिद, और इसके अलावा राजा अशफाक सरवर फ्रॉम मरी। ये हमारे उस वक्त के विटनेस है कि ये चीजें हमने खुद देखी थी, कि हमने इसको ये प्रेशर बर्दाश्त करते हुए भी देखा था अपने लीडर को और अपनी जमात को, अपनी हुकूमत को। और अगेन मैं फिर कहता हूँ कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ वो एक अलग मामला था, वो प्रेशर सस्टेन कर लेगा, यानी कि प्रेशर आएगा, वो बहुत बड़ा मामला था, रवायती सियासतदान है, कुछ भी पैगाम आ सकता है। वो जो था ना, वो बहुत बड़ा केस था, बहुत बड़ा मामला था। ये वाला बहुत छोटा मामला, ये इतना नहीं है। ठीक, अच्छा बिल्कुल सरफराज साहब, एक तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं, इस पर भी आपका जवाब लेना चाहूँगा। दूसरा मैं एक सवाल आपकी तरफ और थ्रो कर देता हूँ। एक तो ये कि आपकी क़यादत में इत्तेफाक का बड़ा फुकदान है। जुल्फ़ी बुखारी खोसा साहब कुछ और कह रहे हैं, असद कैसर साहब कुछ और कह रहे हैं, बैरिस्टर सैफ कुछ और कह रहे हैं, अलीमा खान साहिबा कुछ और कह रही हैं। अलीमा खान साहिबा कह रही है हमें अपनी जद्दोजहद पर यकीन रखना चाहिए। जुल्फ़ी बुखारी और खोसा साहब कहीं और आस लगाए बैठे हैं। एक ये, दूसरा इस पर भी ज़रा रिप्लाई कीजिएगा। 9 नवंबर को कौन सा ट्रंप कार्ड फेंकने जा रहे हैं आप लोग? ये ट्रंप कुछ और
मेरा मौक़िफ़ मुहावरे से है, आप इसको अमेरिका मत ले जाइएगा। इख्तियार वली साहब, आपने ट्रम्प का नाम ले दिया, इख्तियार वली साहब ने नाराज हो जाना आपके साथ। नहीं अच्छा जनाब, गुजारिश मैं है नहीं वो ट्रम्प कार्ड कह रहे थे जी। अच्छा जनाब, गुजारिश ये जी, इख्तियार वली साहब जो बात कर रहे थे ना, मैं अब उनसे डिसएग्री करता हूँ कि कहते जी आपको अमेरिका सरकार ने आगे छुड़ाना नहीं है, ये नहीं होना, वो नहीं होना। इन्होंने कभी जिंदगी में आज तक स्टैंड नहीं लिया। और एंड आई एग्री, अमेरिकन अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाते। और मुझे जाती तौर पे, मैं कोई अमेरिका की तरफ नहीं दे रहा, और हमारी पार्टी इस तरह से ये नहीं है कि अमेरिका की तरफ दे रही कि अमेरिका सरकार आएगी हमें आगे छुड़ा लेगी। हमें तो अपने लोगों से कोई शर्म की उम्मीद है कि जो आप अपोजिशन के साथ करें, ये अगर आप ना करें तो ये बहुत बेहतर होगा। जो प्रेसिडेंट आपने इस मुल्क में सेट कर दी हैं, आप इस चक्की में खुद पिसेंगे। ये खड्डे जो आप आज खोद रहे हैं ना, हम तो रोते धोते जिस तरीके से भी इन हालात में गुजारा कर रहे हैं और अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं, एंड वी आर नॉट बेंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आपको आज आप जो हर टूटा फूटा कानून बनाई जा रहे हैं और सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए बना रहे हैं, देयर इज गोइंग टू बी अ टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। और आपको उस वक्त महसूस होगा कि आपने अपनी मौत को कैसे आवाज मारी है और इस मुल्क का आपने कैसे बेड़ागर किया जब आप इक्तदार में थे। आज आपको मिला हुआ इक्तदार, ऑल्दो इस पे आपका राइट नहीं है, जबरदस्ती आपको जाके काबज करवाया गया है, आप मौज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको नहीं था सरकार जो है ना, चले सर गुजारिश थोड़ा सा बात कर लेने दीजिए। अमेरिकन सरकार यहाँ पे आके कोई ऐसे चेंजेस नहीं करेगी। उनको अगर आप जिस तरह तसल्लियां देने के लिए अमेरिका के, जिस तरह आप ट्वीटें धड़ाधड़ डिलीट कर रहे हैं, अमेरिका पहुंच के आप फटाफट टाइज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं, और आप इस पूरी लॉबिंग, पूरी इस वक्त लॉबिंग हो रही है कि उनकी नाराजगी। अगर आपने उनको यकीन दिला दिया दैट यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट सर्वेंट्स, तो वो उन्होंने अपने मुल्क की पॉलिसी देखनी है और उनकी फॉरेन पॉलिसी में कभी कोई खास चेंज आता नहीं। हम अपनी जद्दोजहद पे ही यकीन रखते हैं। मैंने बात सिर्फ की थी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की। दुनिया का कोई भी मुल्क अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे आवाज उठाए, वो चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप के मुल्क हो, वो उनका बनता है। जो पूरी दुनिया के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड और डेमोक्रेसीज हैं, डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं और बड़ा क्लेम करती हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में, और जो कि हमारे जैसे मुल्कों में ह्यूमन राइट्स का कोई तस्वर ही नहीं है ना। इंसान को आप भेड़ बकरी समझते हैं, जो मर्जी कर जाए उसके साथ। पाकिस्तान के वजीर इस वक्त पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर आदमी के साथ जो अब ये निजाम कुछ ऐसा है कि जो कुछ करी जा रहा है और उसके अंदर ठीक हम आपके साथ सर, मेरा सवाल ये था कि आपकी क़यादत एक पेज पर क्यों नहीं है, मौक़िफ़ अलग अलग क्यों है, करना क्या चाह रहे हैं, वहाँ से उम्मीद है या फिर यहाँ से तहरीक चलाएंगे, वो तहरीक जिसमें आपके लीडर्स पहुँच ही नहीं पा रहे हैं वक्त पर। 2-3 जलसे आपने किए। जी, हमारी क़यादत इस बात पे मुत्तफिक है कि हमने अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे ऊपर जबर बहुत हो रहा है। अमेरिका का जब आप किसी का व्यू पॉइंट पूछते हैं तो वो व्यूज होते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम उधर देखने के उन्होंने सारा कुछ करना है। जबर की जरा डेफिनेशन कर दें सर प्लीज। मैं फिर आपको जो आपके दौर में हुआ पीएमएलएन के साथ या ऑपोजिशन के साथ थोड़ा सा वो भी बता दूं। क्या हुआ ऐसा आज तक पाकिस्तान में? इसका 100वां हिस्सा भी कभी नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने जेल काटी, बीबी साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, कितने नाम है जो 100 रुपए के 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर आधा दिन इनको, एक दिन इनको तकलीफ आई, अगले दिन उन्होंने स्टाम्प पेपर दे के, अगले दिन नहीं सर 124 दिन शहबाज शरीफ साहब ने जेल काटी, राना सनाउल्लाह साहब 3 महीने से ज्यादा जेल में रहे उन इल्जामात पर जिन पर बड़े बड़े कस्में भी खाई गई थी, बड़े बड़े दावे वादे भी किए गए थे। सर जनाब नवाज शरीफ का भी बताएं इनको, इन्होंने मेरी बात सुने। इनका आपने बड़ा जो इनकी खुददारी का और इनकी दिलेरी का आपने टाइम पीरियड बताया ना अपने मुंह से, वो 124 दिन या 90 दिन, 3 महीने 4 महीने, बस ये इनका एंड है। वो दिलेर का बच्चा अंदर जो बैठा हुआ है, जो वो कह रहा है जिसकी बिजली भी बंद कर दी गई है, पानी भी, जिसकी पूरी जमात का बंदा ही को नहीं छोड़ा, औरतों का भी लिहाज नहीं किया, कुछ नहीं किया। हम खड़े हैं, हम कह रहे हैं ठीक है, हमें सर क्या करना, मारना है मार दें, दफन कर दें हमें मार के। फिर अब गलती से हम असेंबली में पहुंच गए हैं तो हम वहां जाके अपने मुल्क की बात तो करेंगे, हम महंगाई पे बात करेंगे, हम अपने मैंडेट पे बात करेंगे, वो हमारा हक है, हम करेंगे। आज हमें 1.25 साल, हमें 9 मई से ही को ही अगर आप बेंचमार्क रख लें, जो 9 मई करके हमारा तो खुलूस ही निकाल दिया गया ना उस 9 मई के चक्कर में, ठीक है। और जब भी हम किसी टॉक शो में बैठते हैं, नून लीग को जो बंदा भी रिप्रेजेंट करने आता है, उनसे आप अपनी परफॉर्मेंस पूछ लें, उनसे आप मैंडेट की को बात कर लें, वो सारी बातें छोड़ के सिर्फ एक बात करेंगे जी 9 मई को पीटीआई ने जनाब अपने मुल्क की अफवाज पे ही हमला कर,
बस ये सारी अपनी किसी बात का जवाब ही नहीं देंगे। एक 9 मई का इंसिडेंट रखा हुआ है, जब किसी बात का जवाब नहीं आता तो 9 मई शुरू हो जाती है। अब आप इनसे परफॉर्मेंस की बात करेंगे, कोई जवाब नहीं। बिल्कुल पाकिस्तान में सरफराज साहब खता कलामी की माजरत चाहूंगा, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद कुछ डील के हवाले कर लेंगे। बड़ी बड़ी बातें डील की खबरें गर्दिश कर रही हैं, एक ब्रेक के बाद पर बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदी। डील की बात कर रहे थे हम, सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अली सरफराज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इख्तियार वली साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। इख्तियार वली साहब, बहुत ज़्यादा बातें ख्वाजा आसिफ साहब भी कर चुके हैं, हुकूमत को भी खदशात का इजहार है। ख्वाजा आसिफ साहब तो ये भी क्लियर कर चुके हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई, फिर उसके बाद में पेशावर पहुँच जाना, बानी तहरीक इंसाफ की बहनों की रिहाई, इन सब के पीछे कुछ न कुछ तो है और बानी PTI की रजामंदी भी शामिल है। आपको क्या लगता है, वाकई को डील होने जा रही है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जिस तरह ना इमरान खान बड़े पहले कहते होता था कि मैं एक पार्टी बना रहा हूँ जिसमें जो बंदा आर्टिकल 61, 62 पर जो उतरेगा वो मेरी पार्टी का मेंबर बनेगा, फरिश्ते आएंगे, वो इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। फिर अचानक से उसमें मांगे तांगे की पार्टी बनना शुरू हो गई। पीपल्स पार्टी के बंदे तोड़े, नून लीग के तोड़े, जमीयत के तोड़े, MQM के तोड़े, सारी पार्टियों का कचरा इकट्ठा करके PTI को खड़ा कर दिया गया। तो इसी तरह ये इनकी कोई अपनी नजरियाती जमात तो है नहीं। जहां तक इमरान खान की बात है तो उसका अपना नजरिया क्या है, वो तो पहले दिन से, क्या ये रिकॉर्ड पर नहीं है कि जब ये इनका ये बड़ा खुला नारा हुआ करता था कि आर्मी चीफ जो होता है वो कौम का बाप होता है, चीफ जस्टिस जो होता है वो कौम का बाप होता है। आजकल पता नहीं कौम का बाप कौन है इनके हिसाब किताब में। लेकिन इमरान खान जब जैसे ही उसने नैरेटिव लिया एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एंटी अमेरिका, फिर उसके बाद से जब वो जेल गया तो जेल में आपको पता है, अब महीने जरा गिन के आप ही बता दें, या अली सरफराज साहब को शायद ज्यादा पता हो कि कितने महीनों से वो कह रहे हैं कि मैंने बात करनी है, मैंने बात करनी है, मैंने बात करनी है। इफ ही वाज डेमोक्रेट तो ये बात करता पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से, हुकूमत से, सियासी पार्टियों से, उनसे बैठकर बात करता और उसकी अपील करता। बट ही डिमांड्स, वो बात करना चाहता है किसके साथ? मैं आर्मी चीफ के साथ बैठना चाहता हूँ, मैं DGI के साथ बैठना चाहता हूँ। तो ये इंटरवेंशन जो अनडेमोक्रेटिक टाइप की होती है ना, कभी अमेरिका को मुदाखलत की दावत, कभी IMF को लेटर लिखना, कभी अपने आर्मी चीफ को वो कहना कि आप इसमें इंटरवीन करें, ये सारी चीजें, ये इनके तजादात और इनके जहनी फतूर का ये हिसाब करते हैं। अली सरफराज साहब कहते हैं कि जबर, ओ भाई मुझे ये बताओ, देसी मुर्गे, देसी अंडे, देसी घी के पराठे, यार और क्या चाहिए? आप क्या चाहते हो? जेल में उधर उसको नाइट क्लब बना के देना है? खुदा के बंदे, जेल हमने काटी है, मैं 14 जेलें काट चुका हूं। मुझसे पूछें, हमारे नाखून तक निकाले गए हैं, उंगलियां तक तुड़वाई गई हैं। आपका लीडर, आपको, आप अभी आप उससे गुजर रहे नहीं जी। अभी तो एक्सरसाइज की मशीन से जो है, तो आप देखें वो उधर कुएं का चरखा भी चला रहा है, पानी भी निकाल रहे हैं ना लोटे से, आपने देखा होगा। आपका लीडर तो बड़ा जेल है ना, उधर सीखना होगा। मैं आपको बताऊं वहां से इंशाल्लाह अली सरफराज साहब, जेल से अगर बंदा, आप कहते हैं ना, आप फ्राई पैन की बात कर रहे हैं, आपका लीडर जो है ना, इंशाल्लाह उसको अजामत बनानी भी आएगी जब जेल से निकल के आएगा। ये खिदमत आपने फिक्र न करें, जेलों में रह के नाई का उत्तरा कंगी, अब आप बोलने देना मुझे, एक कंगी और एक कैंची भी हाथ में पकड़ के वो बात भी आप सबके ठीक करेगा। तो इस तरह बात न करें, जितना जबर हो रहा है उसको आप एग्जिजरेट करें। कोई जबर नहीं हो रहा। एक्सरसाइज की मशीन, बिजली, यार बिजली की बात करते हो, कौन सी बिजली बंद हुई है? झूठा प्रोपेगेंडा, गलत, वैसे सिंपैथीज गेन करते हैं। कोई बिजली बंद नहीं हुई, पानी बंद हुआ है। आप क्या समझते हैं कि वो कोई तीसरी दुनिया में रहता है? उधर आपने खुद उनका सेल देखा हुआ है? नहीं देखा ना। जिन्होंने देखा उनको बताएं और कसम लेके पूछे उनसे। चले ठीक, बड़े जबर की बातें कर रहे हैं। इख्तियार वली साहब ने क्या क्या जवाब दिया, वो कह रहे एक्सरसाइज भी हो रही है, देसी मुर्गे भी हो रहे हैं। सर मैं कहता हूं ये सुबह मॉर्निंग वॉक से शुरू हो, उसके बाद स्क्रैम्बल्ड एग बताएं, जो मर्जी बताएं, सड़क पे जाते किसी एक बंदे से पूछ ले, इनकी किसी बात पे पाकिस्तान में कोई बंदा यकीन करता? ऐसी एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज में लगे हुए हैं।
सुबह उठते हैं, खान साहब का नाश्ता बताते हैं जी, पोस्ट एग से शुरू होते हैं, साथ मामलेट भी होता है, दुनिया जहान के साथ सॉसेजेस भी होते हैं। वो तो हम बताएंगे ना, जब आप कहते हैं कि उसको भूखा प्यासा सर मेरी बात सुने, सर मेरी बात सुने, मेरी बात सुने सर, आप बिल्कुल बताएं, आप बताएं करेंगे तो लेकिन हम बताएंगे ना। चले आगे 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 चलते हैं जी। मैं कहता हूँ जी आप 100 दफा बताएं, हम पाकिस्तान में आपको मान ले तो फिर मुझे कहना आपको मानता ही नहीं है, आप जो मर्जी बताई जाए, वी एक्चुअली डोंट केयर कि आप क्या खाना बयान कर रहे हैं। अल्लाह तो है ना, अल्लाह देख रहा है, खुदा अच्छा आपने मुझे आपने चले कौन सच्चा है कौन झूठा है। चले सर, वो हमें भी पता है जी, आपको भी पता है, पब्लिक को भी पता है, सब सियाने हैं, सबको पता है, हर बात का हर एक को पता है। मेरे आप हमारे जवाद साहब आपने एक बात कही कि जी को लगता है कोई डील हो रही है, आपको किस चीज से लगता है कि हमारी किसी के साथ डील हो रही है? ये जो सारी बातें छोड़िए, मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था कि पीटीआई क़यादत एक पेज पर क्यों नहीं है। अभी ये इस वक्त बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से जो जुल्फी बुखारी साहब का स्टेटमेंट था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस स्टेटमेंट के साथ खड़ी। मेरा तो सर, मैं तो एक आई वांट टू पुट अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। फर्स्ट जवाब तो दीजिए ना सर। जिस कॉन्टेक्स्ट, सर मैं उधर भी आ जाता हूँ, लेकिन एक सवाल पहले से ऑलरेडी ज़हन में था, इससे पहले कि निकल जाए, देयर वाज अ कॉन्टेक्स्ट। पहले सवाल कर लीजिए सर। आपने मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जब ये लोग असल में इनकी तो जान निकल जाती है ना जरा से। अब खान साहब की बहनों ने छुटना है भाई, वो कोई डाकू थी जिन्होंने घर नहीं जाना था, सड़क के किनारे खड़ियों को आपने पकड़ लिया। अब ख्वाजा आसिफ साहब बयान दे जाते हैं जी, वो गरीब किस्म के बयान, इनको पता नहीं किधर से आमद होती है। वो जी देखें जी, को डील होगी जी, डील किस बात पे हो गई? खान साहब की बहनों की रिहाई हो गई भाई, वो तो बड़ी बिलेटेड हुई, वो तो पहले घंटे में हो जानी चाहिए थी। सड़क के किनारे 2 खवातीन खड़ी थी, आपने उन पर दहशतगर्दी का जाके केस बना दिया, उनको आपने कितने दिन खज्जल कर दिया। अल्टीमेटली उन शरीफ औरतों ने घर जाना ही है कि सारी उम्र उधर ही बैठे रहना है। बुशरा बीबी के केस हों, खान साहब के केस हों, आपने कितनी देर बगैर प्रूफ के, बगैर किसी सबूत के किसी पाकिस्तानी को रगड़ना है अदालतों के अंदर? आप तो आधा दिन निकालने के काबिल नहीं है। जुल्फी बुखारी के स्टेटमेंट के साथ आप लोग खड़े हैं। कौन सी स्टेटमेंट भाई? उन्होंने कहा कि वो ट्रंप की टीम से बात करेंगे बानी पीटीआई की रिहाई को लेकर। हाँ, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर हम इस चीज को हाईलाइट करेंगे। मैं बिल्कुल, हम उनके साथ खड़े हैं। इख्तियार साहब, शॉर्टली आपका रिप्लाई चाहूंगा। खबरें आ रही हैं कि शॉर्टली ये है कि जी शर्त रखिए सर कि आप सवाल कर लें। पीटीआई और जेयूआई में कुर्बतें बढ़ रही है, कोई मुश्तरका तहरीक चलाने के बारे में बातें हो रही है, हुकूमत तैयार है इसके लिए? देखिए मैं आपको बात बताता हूँ कि एक तो ये है ना कि जेयूआई और जो पीटीआई है, इनके बीच में कुर्बत जो है ना एक हद तक बढ़ सकती है, उस हद से आगे नहीं जा सकती। इनका जो आपस में तजाद है, आपको नहीं पता जवाद भाई, मैंने खुद देखा है। मौलाना साहब का सिर्फ नजरियाती नहीं बल्कि उनका पीटीआई के साथ अकीदे का भी इख्तिलाफ है। इन पे जो इल्जाम यहूदी लाबी का मौलाना साहब ने लगाया, वो 30 साल से मैंने सुना है, सिर्फ तकरीर में नहीं, सिर्फ स्टेज पर नहीं, उनकी जाती मजलिस में भी, दर्स देते हुए भी उसने हमें सुनाया है, पढ़ाया सिखाया है। वो इनके साथ ज्यादा एक लिमिट तक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। उनको पता लग गया कि यहूदी लॉबी कौन है। बिल्कुल ठीक है। कथा कलामी की बात दोनों मेहमानों से चाहूंगा। इख्तियार वली साहब, मोहम्मद अली सरफराज साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक पर जाने के बाद हम बात करेंगे मुल्क की मईशत के हवाले से। हुकूमत के दावे तो बड़े बड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन माली साल के पहले 4 माह इंतहाई कड़े गुजरे हैं। ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात मईशत की हो जाए। हुकूमत दावे तो कर रही है कि हमारी मईशत की समत दुरुस्त हो गई है, हमारी मईशत अब वेंटिलेटर पर नहीं रही है, आने वाले दिन खुशहाली के हैं। इस दावे के हक में हुकूमत के पास आलमी मालियाती इदारों की कुछ रिपोर्ट्स भी हैं, महंगाई में कमी की शरह भी है, बैरून मुल्क से आने वाले सरमायाकारों के वफूद भी हैं, और हुकूमत अब खबरें आ रही हैं कि एक विंटर पैकेज भी लेकर आ रही है जिसमें बिजली की कीमत कम करने का सोच रही है। 8 से 9 रुपये बिजली की कीमत कम करने का सोच रही है। बाज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है कि वो इस मुश्किल हालात में नहीं रहे, लेकिन दूसरी जानिब मिनी बजट की खबरें भी आ रही हैं। कहा जा रहा है कि एफबीआर टैक्स वसूली के हदफ में नाकाम हो रहा है। बिजली का भयानक टैरिफ जिसने इंडस्ट्री का भट्टा बिठा दिया है वो अपनी जगह पर मौजूद है। हुकूमत IMF प्रोग्राम में है, लेकिन इस्लाहात की मंजिल बहुत दूर है। निजकारी का शोर तो बहुत है, लेकिन अभी तक कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। सुना है कि IMF का वफ्द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आ रहा है। यकीनी तौर पर IMF के मुतालबात भी होंगे, और खबरें ये भी हैं कि ये जायज़ा मिशन जो आ रहा है ये हंगामी मिशन होगा। और इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे मईशत पर गहरे वाले डॉक्टर खाकान नजीब साहब से।
आपका बहुत शुक्रिया सर कीमती वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। क्या लगता है क्या वजह सामने आ रही है? टैक्स अदा पूरे नहीं हुए, रवा माली साल का तो पहले 4 महीने उसमें ही 188 अरब 80 करोड़ रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। आपको क्या लगता है क्या वजह है जो हुकूमत टैक्स अहदाफ हासिल नहीं कर पा रही है? जवाद साहब, आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सा एक इंट्रोडक्शन सामने रखा और उसमें आपने कई चीज़ों को बयान करने के लिए जो हम महरक़ात हैं वो सामने रखे। पहला ये कि हुकूमत कह रही है कि एक स्टेबिलिटी है, एक मैक्रो स्टेबिलिटी है मुल्क में। इसका मतलब ये है कि आपकी जो कीमतों के बढ़ने की शरह है उसमें खातिर खा कमी आ गई है। कोई 9% के करीब एवरेज लग रहा है, ये साल गुजरेगा 10% के करीब। पिछला साल 24% था, उससे पिछला साल 29% कीमतें बढ़ी थी। सो ऑब्वियसली एक स्टेबिलिटी है इस सेंस में। नंबर 2 जो एक स्टेबिलिटी है वो ये है कि आपका बैरूनी खसारा वो संभल गया है। कॉन्सिक्वेंटली आपके रिजर्व्स $11 अरब पे चले गए हैं। कुछ थोड़ी सी ग्रोथ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में शुरू हुई है। सो आई थिंक दैट्स दी ओवरऑल जो एक तनाजुल है। पर इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि ये सिर्फ एक वजह से है और वो है पाकिस्तान की इंगेजमेंट IMF के साथ। जब ये इंगेजमेंट हुई तो ये सारी चीज़ें, आपके रिजर्व भी बेहतर होना शुरू हुए, आपने मॉनेटरी टाइटनिंग यानी कि शरह सूद को जब 22% पे रखा काफ़ी तवील अरसे के लिए, तो आपकी इन्फ्लेशन भी कम होना शुरू हुई, कुछ इंटरनेशनल कीमतें कम हुई। सो ये सारे वो महरक़ात हैं। कुछ हुकूमत ने ऐसा बजट जो है वो पेश किया जिसमें एक फिस्कल कंसोलिडेशन यानी कि मालियाती खसारा जो एक्सपेंडिचर और आपका FBR का रेवेन्यू है इसमें कमी की गुंजाइश पैदा हुई। तो ये है ओवरऑल तनाजुल। इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि जो हमारे फंडामेंटल मसाइल हैं एनर्जी सेक्टर के, प्राइवेटाइजेशन के, रेगुलेटरी रिफॉर्म के, ग्रोथ को वापस लाने के, कि ये हल हो गए हैं। बिल्कुल इसको इस तरह नहीं समझना चाहिए। अब आ जाइए कि क्यों IMF को, जो कि पहला रिव्यू इस दफ़ा था कि होगा जाके 20-25 फरवरी को, वो करना पड़ा टू कम मच अर्लियर। सो ये पहला रिव्यू एक तो नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं नाजरीन के लिए। ये एक आप मिड फर्स्ट रिव्यू कह सकते हैं और ये करने की ज़रूरत के जो महरक़ात हैं, लेट मी पुट दैट टू यू, वो ये हैं कि FBR का आपने सही कहा 2652 अरब का पहले क्वार्टर का टारगेट था, वो पूरा नहीं हो सका, 90 अरब की कमी थी। तो एक ये बात थी। इसी तरह जो पाकिस्तान तो आप मुत्तफिक हैं डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू, आप मुत्तफिक हैं जैसे गवर्नमेंट कह रही है जायज़ा मिशन है? ये जायज़ा मिशन नहीं है बल्कि हंगामी मिशन है, इमरजेंसी मिशन है, क्योंकि आना तो इसने फरवरी 2025 के अंदर था। सो देखिए, आई थिंक कि चूँकि इसी तरह प्राइमरी सरप्लस हो गया, बट जो आपका प्राइमरी इवन डेफिसिट जो है वो आपका ठीक हो गया, यानी कि ओवरऑल डेफिसिट भी सरप्लस में आ गया, बट आपकी जो प्रोविंसेस ने देने थे आपको वो नहीं आई सरप्लस। इसी तरह आई थिंक जो ताजिर स्कीम में 10 अरब थे वो नहीं आए। अब दिस काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट्स द फंड, और आपने खुद ये कहना शुरू कर दिया कि 350 अरब के करीब का तो जो शॉर्टफॉल है वो पहले 6 माह में दिखाई देगा। सो आप ये याद रखिए कि जो फंड है ना वो हर चीज़ इस तरह की मॉनिटर कर रहा होता है। 10-11 PhDs हैं जो वहाँ बैठे हुए अखबार की कटिंग भी देख रहे हैं, और अगर खुद अथॉरिटीज़ ये कह रही हूँ कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैक्रो फिस्कल फ्रेमवर्क जो है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है, तो फंड ने फिर कहा कि जिसे कहते हैं, अब आप उसको कोई भी नाम दे दीजिए, मैं उसको कहता हूँ जो फर्स्ट रिव्यू का ये एक मिड रिव्यू सा हो रहा है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, ये बात दुरुस्त है। सो दैट ये जो 13 मिसाल के तौर पर अरब का फॉर एग्जाम्पल मिनी बजट लेकर आएंगे। सो देखिए, एक तो एडजस्टमेंट ये है कि पहले ही उसमें जो कि शॉर्टफॉल FPR का तो दिखाई दे रहा है, तो उसको कई तरह से डील किया जा सकता है। IMF कहेगा नए पॉलिसी मेजर्स ले लें, ये लिखा भी हुआ है उन्होंने कि वो पॉलिसी मेजर्स क्या है, मैं बता भी देता हूं आपको। मतलब एडवांस इनकम टैक्स इंपोर्ट की स्टेज पे बढ़ाना, कुछ विद होल्डिंग टैक्सेस लगाना, कुछ FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये जो फिजी ड्रिंक्स होते हैं इन पे लगाना। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो आ रहा है, अगर आता है।
अब आपका काम ये है कि आप कन्विंस करें फंड को कि आपके पास कुछ सेविंग्स भी आ गई हैं। सो हियर इज द गुड स्टोरी आल्सो व्हिच इज द फॉलोइंग। एक तो आपने सरप्लसेस कर लिए, डेफिसिट का भी सरप्लस आ गया, प्राइमरी भी सरप्लस आ गया। सेविंग्स कहाँ से आ रही हैं? जब इंटरेस्ट रेट अब इतना डाउन हुआ है ना, तो आपने कहा था कि 9800 बिलियन हमें इंटरेस्ट रेट के एक्सपेंस में देना पड़ेगा। अब आपके स्टेट बैंक ने ये खुद एक आदादो शुमार पेश किए और कहा कि नहीं, ये तो अब कदरे कम हो जाएगा, 1300 अरब कम हो जाएगा सालाना की बुनियाद पर और 8500 अरब रह जाएगा। सो कन्विंस द फंड के जी हमें इधर 8500 अरब की सेविंग्स हो गई हैं। तो अगर कोई टैक्स का डॉक्टर साहब आपने खुद कहा कि टैक्सेस भी लगाने पड़ेंगे, मिनी बजट आता है, तो जो टैक्सेस का पहले ही बहुत ज़्यादा बोझ है कारोबारी हजरात पर भी, महंगाई यकीनी तौर पर बढ़ेगी, इसका बोझ हुकूमत बर्दाश्त कर लेगी सर? I think it is difficult to go into new taxes right now. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो उधर से एक्सपेंडिचर की सेविंग आ रही है उसको इस्तेमाल करें। नंबर 2, प्रोविंसेस को कहें कि थोड़ा सा अपने जारी अखराजात को कम करके सरप्लस बढ़ा दें। नंबर 3, जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उधर थोड़ा कट कर लें और फंड को कन्विंस करें कि लेट इट बी, जो इस वक्त टैक्सेस हैं उनको इन्फोर्समेंट में, ब्रॉडनिंग में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जा सकता है। बट पॉलिसी मेजर्स लेना बहुत ज़्यादा जो है वो आई थिंक इज़ नॉट अ गुड स्टोरी टू टेल। अब ये तो आपकी कन्विंसिंग पार है। जवाद साहब, बात ये कि आप 24वें प्रोग्राम में तो हैं, ये सब कहते हैं, बट ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान ने एक्सटेंडेड जो प्रोग्राम है जो 3 साल का है वो जिंदगी में एक कंप्लीट किया है। सो देयर इज ऑब्वियसली, जिसे कहते हैं ना कि एक डिस्कम्फर्ट सा होता है। ये भी एक बड़ा मसला। अच्छा डॉक्टर साहब, हुकूमत टैक्स रेट बढ़ाने की बात करती है, हर हुकूमत बात करती है, लेकिन बढ़ा नहीं पाती। क्या रुकावटें हैं, क्या इश्यूज हैं? ये आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए ना, अब इस दफ़ा जो प्रोग्राम है उसमें प्रोविंसेस को भी कहा गया है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाइए। सो पूरा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का निज़ाम बनाना। अब आप कहते हैं कि हमने ताजिर दोस्त स्कीम की, बट कहा यह जाता है कि जो ताजिर दोस्त स्कीम है उसकी जो जैसे कहेंगे डिसेमिनेशन है वो इस तरह नहीं हो सकी, किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या करना था। आई थिंक वहाँ पे वो कबाहत आ गई, सो वहाँ ब्रॉडनिंग नहीं हुई। फिर हम जो टैक्स गैप्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने खुद कहा सेल्स टैक्स में, यानी कि गवर्नमेंट ने, अथॉरिटीज ने बताया हमें 3400 अरब का गैप है और बताया कि हमने इसमें 270 अरब आइडेंटिफाई भी कर लिया है। अगर इतनी क्लैरिटी है तो फिर उसको जाकर इम्प्लीमेंट करें। देखिए बात यह है कि ये सारी बातें हैं, चाहे डिजिटलाइजेशन करनी हो प्रोसेसेस की, चाहे डेटा माइनिंग करनी हो, चाहे आपने ये गैप्स जो हमने टैक्स गैप्स आपके सामने रखे हैं इनको फुलफिल करना हो, यू नीड अ वेरी प्रोफेशनल टीम इन दी एफपीआर एंड बिल्कुल ठीक है, एक बड़ी प्रोफेशनल टीम एफबीआर में रखनी पड़ेगी। आपका पॉइंट है, खता कलामी की माज़रत चाहूँगा। प्रोग्राम का वक्त, खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। हुकूमती दावों की तरह मईशत हकीकत में दुरुस्त समत पर आए और दुरुस्त समत को पकड़े और आम आदमी तक हुकूमती मईशत के हवाले से जो इक़दामात हैं उसके असरात जल्द अज जल्द पहुँचें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।